हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरिया बुक के बिहार पीसेस प्राथमिक शिक्षक के जो है प्रैक्टिस का पहला प्रैक्टिस इसमें देखेंगे। जो कि इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें आनी है, तो गणित के होंगे, ठीक है, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और रीजनिंग के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाने हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र पहला है, प्रैक्टिस नंबर 1 है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव उपयोग में पहली धातु जो प्रयोग किया गया था या लाया गया था, उपयोग किया गया था, वो धातु था तांबा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा और झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो है काफ़ी मात्रा में तांबे के औजार मिले हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा था पशुपालन, ठीक है। क्या था? पशुपालन था। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कृषि उनका जो है गौड़ कार्य था, कृषि जो था उनका गौड़ कार्य था और मुख्य पेशा पशुपालन था। पशुओं में जो है गाय को सबसे पवित्र माना जाता है या माना जाता था, उत्तम माना जाता था, पवित्र माना जाता था और आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ जो है गायों को लेकर ही हुई थी। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था? तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और इन्होंने जो है नंद शासक थे, अंतिम शासक था नंद शासक का, उस घनानंद नाम था, उसको जो है हरा कर पराजित करके जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की जो थी राजकीय भाषा वो थी प्राकृत। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राकृत थी। और इसलिए क्योंकि इसमें सभी अभिलेख जो है इसके प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। सातवाहन राजा जो थे हाल ही में सप्तशती की रचना जो है प्राकृत भाषा में किया है। सातवाहन राजा का नाम एक था हाल, तो हाल के द्वारा जो है गाथा सप्तशती की रचना जो है प्राकृत भाषा में किया गया है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन की अगर हम बात करेंगे तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्त में, ठीक है, प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद में स्थित है। और यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। इसी विजय अभियानों के कारण जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो लीलावती नामक ग्रंथ की रचना जो है भास्कर द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भास्कर द्वितीय जो थे महान भारतीय गणितज्ञ थे, इन्होंने ही लीलावती की रचना किया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति जो है किस सुल्तान के द्वारा अपनाया गया था? तो दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति का अगर हम बात करेंगे तो यह बलबन के द्वारा अपनाया गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गुलाम वंश का यह शासक था और इसने जो है अपने कार्यकाल में रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसका कार्यकाल रहा था 1265 से लेकर 1287 तक इसका कार्यकाल रहा था। और इसने जो है विद्रोहों को, अपने राज्य में हो रहे विद्रोहों को शांत करने के लिए ये नीति जो है अपनाई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबा के धातु का, अगर तांबा धातु का जो है मुद्रा इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। और कब चलाया था? तो 1330 ईस्वी में चलाया था, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें तो चांदी के टके के स्थान पर जो है तांबे के टके का प्रचलन इन्होंने करवाया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरीद खां को शेर खां की किताब जो है किसने दिया था? फरीद को शेर खां का किताब जो है किसने दिया था, ये बताना है। तो ये दिया गया था बहार खां लोहानी के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद खां को एक शेर के मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि प्रदान किया था तथा अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षण नियुक्त किया था।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा यह स्थापना किया गया था मसूलीपट्टनम में। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 1611 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को जो है हड़प लिया था? ये उस समय अवध का नवाब कौन था? तो उस समय अवध के नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। तो ये जो थे अंतिम नवाब थे अवध के। ठीक है, अवध क्षेत्र के कौन थे? ये अंतिम नवाब थे। तो इन पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे कैप्टन मुनरो एंड रीड। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके जो है थॉमस मुनरो कैप्टन रीड थे जन्मदाता। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ मेरठ से शुरुआत हुआ था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था सत्येंद्र नाथ ठाकुर। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 1863 में। ठीक है, 1863 में उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय बने थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ये 1917 में हुआ था। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है, और वहीं पर जो है ये सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा तीन कटिया पद्धति के विरोध में जो है किया गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी के द्वारा भारत में यह सत्याग्रह जो था वो प्रथम प्रयोग चंपारण आंदोलन के दौरान किया गया था। तो प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में शुरुआत हुआ था चंपारण सत्याग्रह से, 1917 में किया गया था, याद रखिएगा। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले को। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड की बात करेंगे तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा रहता है, 4 फरवरी ज़्यादा अथेंटिक है, 4 फरवरी याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? तो ये गोरखपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। तो वहाँ पर 4 फरवरी 1922 को जो है ये चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें क्या था कि थानों को उग्र भीड़ ने जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है, और इसी से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था डफरिन। ठीक है, कौन था? डफरिन था। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, वायसराय उस समय डफरिन था, और ये इसकी स्थापना हुई थी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहाँ पे ये ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कब किया था इसकी स्थापना? तो 1876 में किया था इन्होंने। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसके अलावा आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया गया था कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय 1906 में, तो उसी में जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने किया था? तो नवाब बकर उर मुल्क के द्वारा अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो ये शुरुआत किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1899 में शुरुआत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज, ये इसका नारा जो है गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ठीक है, तो एक वर्ष में स्वराज ये नारा जो दिया गया था गांधी जी के द्वारा,
ये किस आंदोलन के दौरान इन्होंने दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था, जिसमें इन्होंने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत विभाजन हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 मार्च 1946 को सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचा था, और इसके 2 अन्य सदस्य थे सर क्लिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जब प्रस्ताव पारित हुआ था तब महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की? तो 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ था, और 9 अगस्त को शुरुआत में ही जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत जो है प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो उनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे को चुना गया था 1940 को पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था तथा प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो ये किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये 1940 में ही पेश किया गया था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस मुस्लिम जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में लाहौर में जो है इन्होंने ये जो है मांग प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया गया था वो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। इन्होंने एक घोषणा की जिसे सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था एम.एल. नेहरू, यानी कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने। तो 1928 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। लखनऊ में सर्वदलीय बैठक में इन्होंने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कराया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था 1919 में? इसका आंसर क्या होगा? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी को। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था इनमें से? तो यहूदी वायसराय की बात करें तो लॉर्ड रीडिंग जो था ये यहूदी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता था, और इसका कार्यकाल था 1921 से लेकर 26 तक। तो ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। इसके कार्यकाल में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, काकोरी कांड हुआ, चौरी चौरा की घटना आदि इसके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। यहाँ पे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2023 का जो है आयोजन किया गया, और इस समारोह के मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, तथा विशिष्ट अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में ही। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट वी कैरी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो ये मिशेल ओबामा की पुस्तक है। ठीक है, और अगर हम बात करें वसीम अकरम की तो इनकी पुस्तक का नाम है सुल्तान अमेमोयर। जेफरी आर्चर की पुस्तक का नाम है नेस्ट इन लाइन, और कॉलिन हूवर की पुस्तक का नाम है इट स्टार्ट दिस अप। तो ये याद रखिएगा, मिशेल ओबामा का पुस्तक का नाम, जो कि बराक ओबामा की पत्नी है, द लाइट वी कैरी, उनकी पुस्तक इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है?
तो यह सम्मान उन्हें टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल अंचल, तो उनमें असाधारण प्रदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोयनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया और यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो दस्तलिक जो होता है सैन्य अभ्यास, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, लेकिन ये द्विवार्षिक होता है और ये इस बार 2023 का किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में किया गया है। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है शिव शंकरी। क्या नाम है? शिव शंकरी नाम है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तमिल लेखिका हैं। इन्हें जो है सरस्वती सम्मान 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनकी आत्मकथा आई थी सूर्यवंशम के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता जो है प्रदान किया है? तो ये हुआ है ऑपरेशन दोस्त के तहत। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है शुरुआत किया गया, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो उसका नाम है विक्रम एस। ठीक है, क्या नाम है? विक्रम एस नाम है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो आइसोहेलाइन जो होती है रेखाएं, ये जोड़ती हैं समान लवणता को। ठीक है, आइसोहेलाइन वह काल्पनिक रेखाएं जो समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल का है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम जो मनाया जाता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं केरल राज्य में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, केरल राज्य। ठीक है, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो पड़ोसी देश भूटान के साथ भारतीय राज्य की बात में तो 4 राज्य सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत और भूटान की अगर हम बात करेंगे तो सीमा की लंबाई जो है दोनों के बीच देशों के बीच 699 किलोमीटर है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो 4 राज्य कौन कौन सा है? तो असम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद इसमें सिक्किम भी आता है। ठीक है, तो 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इनमें से तो ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण की बात करें तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं होता। बाकी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग की अगर हम बात करेंगे तो वो है यावाटा शहर। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यावाटा शहर को। ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है और नागोया राज्य को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस जो है हर वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 को 10 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। स्वपोषी पादपों में यानी पौधों में भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी पादपों में अगर हम देखेंगे तो भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होना अनिवार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी होना अनिवार्य है, सूर्य प्रकाश भी होना चाहिए। तो पौधों में सभी होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है? तो इनमें से बताना है किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूटपाद। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी अंग की संकुचन एवं प्रसारण प्रक्रिया विधि द्वारा अमीबा जो है प्रचलन और भोजन ग्रहण करते हैं। सूची को मिलान करना है। इधर श्वसन अंग दिया गया, इधर जीव दिया गया। चलिए मिलाते हैं। मनुष्य, अगर हम बात करें मछली, ठीक है, तो मछली की अगर हम बात करते हैं तो मछली का श्वसन अंग क्या है? मछली का श्वसन अंग है गिल्स। ठीक है, मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स है। ठीक है,
तिलचिट्टा, तिलचिट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिलचिट्टा का है फेफड़ा, सॉरी ट्रैकिया है, माफ करिएगा, तिलचिट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया है, ठीक है। इसके अलावा मेंढक, मेंढक का श्वसन अंग कहते हैं, मेंढक का श्वसन अंग होता है त्वचा, ठीक है। और लीजर्ड का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। लीजर्ड है, सार्ड है, मनुष्य है, सभी का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो इस तरीके से इसको मिलान करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर जो होगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विसरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है इनमें से, माने कि गलत है? तो एक्सान के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली यानी कि सफेद झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, ये सही है। पश्च मस्तिष्क यानी पिछला वाला मस्तिष्क जो होता है 5 पिंडों में बटा होता है, गलत है, ठीक है। मस्तिष्क अगर हम बात करें तो इसमें देखिए अग्र मस्तिष्क जो होता है वो 5 पिंडों में बटा होता है, इसमें पश्च मस्तिष्क जो है जो गलत है, ठीक है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। सबसे लंबी कोशिका अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें ये जो पश्चिम मस्तिष्क के बारे में 5 पिंडों में बटा गलत है, अग्र मस्तिष्क जो होता है 5 पिंडों में बटा होता है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क से करता है, भी सही है। पौधों में तंत्रीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है, भी सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है कौन? कहाँ पर जो बुद्धि और चतुराई के केंद्र की बात करेंगे जहाँ पर ये सब चीज़ें सोची जाती हैं तो वो होता है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, सेरिब्रम होता है, ठीक है। सोचने की समझने की शक्ति जो होती है, स्मरण शक्ति है, प्रेरणा, प्रेम, भय, हर्ष, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं का नियंत्रण और समन्वय जो होता है ये सब कहाँ पर होता है? सेरिब्रम में होता है। अलैंगिक जनन विधि है, किस प्रकार की विधि है? तो विखंडन विधि है, मुकुलन विधि है, बीजाणु जनन विधि है, सभी विधियां होती है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन की वो विधि होती है जिनमें जनकों के संयोग की आवश्यकता नहीं होती। इसमें एकल जनक में भी जो है नए संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और जो है बिना युग्मकों के संयोग से हो जाता है। तो इस तरीके से आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोष में पाए जाते हैं, पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो पराग कोष में परागकण मिलता है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पूर्ण पुष्प के जो है 4 भाग होते हैं फूल के, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। जयांग जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है। पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, जिन्हें पुंकेसर भी कहा जाता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार होती है? तो नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु जो है प्रतिबिंब से छोटा बनता है। तो इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण किसके होते हैं? तो सर्वप्रथम गतिशील कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर पैनल बनाया जाता है अनेक किसके द्वारा बनाया जाता है सौर पैनल? तो सौर पैनल जो होता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मापन जो होती है ये तुलना करने की प्रक्रिया होती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, तो हम क्या कह सकते हैं? तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी एस बराबर बी टी इसका हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व का गुण किसमें होता है? तो जड़त्व का गुण की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इस नियम को ही जड़त्व नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का गुण जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या समान रहेगा? चाल समान रहेगा, फिर त्वरण समान, या फिर वेग समान, या फिर बल बराबर। तो जब निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगा तो किसी पिंड का, तो उसमें जो है त्वरण समान रहेगा, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? यानी कोई ठोस पदार्थ जैसे कि बर्फ हो गया, और बर्फ को जब गर्म करेंगे तो जो है धीरे धीरे पहले जल बनेगा, जल के बाद फिर वाष्प बनेगा, ठीक है। तो ये तो 3 प्रक्रिया हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना, यानी कि कोई जैसे कपूर है, कपूर को आप जब जलाएंगे तो सीधा ये
वाष्प में बदल रहा है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और सारी चीज उदाहरण है, जैसे कि नौसादर हुआ, नौसादर में अमोनियम क्लोराइड हुआ, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, तो ये सब क्या है? ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसमें से तत्व है? तो इसमें तत्व की बात करेंगे तो आर्सेनिक जो है एक तत्व है, ठीक है, क्योंकि इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में विभाजित नहीं किया सकता। और पीतल और स्टेनलेस स्टील ये सब क्या है? ये मिश्र धातु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो कैथोड किरणों में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें मूलभूत कणों की संख्या 20 होती है, ठीक है। मूलभूत कण की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या 6 है, और इसके अलावा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 14 - 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम जब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों जोड़ के कितना आ जाएगा? 6 6 12 8 20। तो मूलभूत कणों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? तो 20 हो जाएगी। इस तरीके से निकालते हैं। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्र में सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? इनमें से तो उस धातु का नाम क्या? तो वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम को जो है केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनकी ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता क्या होती है? तीव्र होती है। वायु में इन धातुओं को खुला छोड़ देने पर ये जलने लगती हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? अब यह ऑप्शन संविधान से आ गया, तो इस पर अगर हम बात करेंगे तो वो है गोवध पर निषेध, ठीक है। यानी कि गांधी जी के दर्शन पर आधारित संविधान के नीति निर्देशक की तत्व की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन पर संगठन, ये 5 जो है प्रकार हैं जो कि गांधी जी के दर्शन पर आधारित संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति तथा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो ये होता है 1 माह के भीतर, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी भी का सदस्य नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा सी पार्ट, केवल थर्ड माने कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो दोनों सदनों के क्या होते हैं? वो सदस्य नहीं होते, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 53 जो है उसके तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। उसका सदस्य संसद में किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ये जो होते हैं संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 350A। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 350A में प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी होती है? तो वो समिति होती है लोक लेखा समिति। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो ये हुआ था 15वां संशोधन के तहत। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 15वां संशोधन 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। कौन सी आचरण संहिता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विदेशित नियम जो है वो जो है आचरण संहिता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से
तो संघ सूची की अगर हम बात करें इनमें, तो लोक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, बाकी टेलीफोन, डाक, रक्षा, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो टोटल 100 विषयों को शामिल किया गया है। और जो ये लोक स्वास्थ्य ये किस संघ सूची के आता है, किस सूची में आता है, तो राज्य सूची के विषय है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास छूट बराबर ये किसके बराबर होगा, तो ये निकल के आता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इनमें से। पहली पंचवर्षीय योजना जो है शुभारंभ 1951 से 1956 तक रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1966 से लेकर 1971 तक जो दिया गया है गलत है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 1969 से लेकर 74 तक थी, ना कि 1966 से 71 तक। तो आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सारे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितने % होने का अनुमान है, तो ये होने का अनुमान है 2.98%। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर वृद्धि की दर कितनी रही है, तो ये रहा है 10.98%। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा है, तो भारत देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो बनाती है वो बांग्लादेश के बनाती है। 4096.7 किलोमीटर जो है ये सीमा रेखा भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ टच होती है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया भारत को, तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुख्यतः 4 हैं। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, फिर विशाल मैदान आता है, इसके अलावा पठार आता है प्रायद्वीपीय, फिर आता है तटीय द्वीप आता है। और एनसीईआरटी के अनुसार भारत को 6 उप भौतिक और भू आकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है, मुख्यतः 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में लेटेस्ट इसका डाटा आया, इसकी ऊंचाई जो हो गई है 8848.86 मीटर घोषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं 12वां राज्य जो है वो है बिहार। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी पार्ट बिहार। जनसंख्या में तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते जो है ये किस सागर में उत्पन्न हुआ था, तो ताउते जो आया था ये अरब सागर में आया था। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है इनमें से, तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता की बात करें तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना ये मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट भोपाल। इसके अलावा भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है, तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोयला की सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है मिलता है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग जो होता है वो सूचक किसका सूचक होता है। ठीक है, तारे का रंग जो होता है वो किसका सूचक होता है, तो तारे का रंग जो होता है वो उसके ताप का सूचक होता है, ताप को डिनोट करता है। ठीक है, तारे का रंग उनके ताप के सूचक होते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिन रात जिस कारण होते हैं वो कौन सा विधि है, तो दिन रात जो होता है वो भू परिभ्रमण के कारण होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो देशों की संख्या सबसे अधिक की बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देश है 54 और यूरोप महाद्वीप में टोटल है 49। ठीक है, एशिया महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या 48 और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या है 12। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या 23 है और ओशिनिया महाद्वीप में 14 देशों की संख्या आता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो वो होता है केरल राज्य में शुरुआत। आंसर इसका बी पार्ट टी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का किससे संबंधित है? हरित क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो यह संबंधित है गेहूं के उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरित क्रांति। 1966-67 में भारत में शुरुआत हुआ था हरित क्रांति, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहले हवाई अड्डा का नाम है कोचीन। कोचीन हवाई अड्डा है और ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। तो ये पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है, ठीक है। और ये विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा हवाई अड्डा है, संचालित हवाई अड्डा है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं? तो वो होते हैं पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हर वर्ष 5 जून को, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन है, संख्या जो है मैथ और रीजनिंग से है, तो उसको हम देखेंगे एक करके। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 6 अधिक है। यदि अंश में 18 की वृद्धि होती है और हर में 2 की वृद्धि होती है तो संख्या 3/2 हो जाती है। अब वो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, माना कि परिमेय संख्या का अंश मान लेते हैं x है, ठीक है, और हर कितना हो जाएगा? तो बताया गया कि अंश से 6 अधिक है, तो x + 6 कर देंगे तो ये हर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन गया। अब कह रहे हैं कि यदि अंश में 18 की वृद्धि होती है तो अंश में हम 18 की वृद्धि कर देंगे, जोड़ देंगे। और कह रहा है कि हर में 2 की वृद्धि होती है, यानी कि x + 6 हमारा जो है क्या है? हर है, तो इसमें हम 2 की वृद्धि कर देंगे, तो ये संख्या हो जाती है 3/2। अब हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, और इधर ये गुणा होगा तो 3x और 6 2 8 + 8 3 24 ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पक्षांतर करेंगे और 2x उधर को ले जाएंगे, ठीक है, और 24 को इधर लाएंगे तो 36 - 24 बराबर 3x - 2x। तो यहाँ पे 3x - 2x बराबर x हो जाएगा, और 36 - 24 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो x का मान आ गया 12, यानी कि हमारा अंश जो हो गया वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। अंश कितना हो गया? 12 हो जाएगा। अब इसके बाद हर निकालना है तो x + 6 कर देंगे, तो 12 + 6 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी संख्या प्राप्त हो गई 12/18, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो हमारी संख्या आ जाएगी 2/3 फाइनली। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट 2/3 से हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या पूछा गया था तो इस तरीके से सॉल्व करके निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 की पावर x + 1 - 5 की पावर 3 - x बराबर 5 की पावर 1 - x है, तो हमें x का मान निकालना है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे जो दिया गया है। तो 5 की पावर x को हम तोड़ते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर x × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x + 1 का मतलब हुआ कि अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे गुणे में क्या होता है? घात जुड़ जाता है, तो x + 1 आ जाएगा। और इस तरीके से माइनस करके फिर इसको हम तोड़ लेंगे तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, और ये बटे में आ जाएगा 5 की पावर x, ठीक है। भाग में क्या होता है? पावर घटता है, तो यहाँ पे अगर हम x को ले जाएंगे तो x - 3 लिखेंगे, तो वही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसको तोड़ के तो इस तरीके से ये आ जाएगा इधर वाला। अब उधर वाला जो लिखा हुआ है 5 की पावर 1 हो जाएगा ऊपर, और माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा 5 की पावर x। इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे। यहाँ अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 5 की पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 आम 25 5 से 125 हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों में 5 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर बचेगा 5 की पावर x माइनस यहाँ से एक 5 कॉमन आएगा तो यहाँ 25 बचेगा, बटे 5 की पावर x नीचे बच जाएगा, बराबर 5/5 की पावर x ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से तो यहाँ से अब देखिए गुणे में इधर 5 है और इधर भी गुणे में 5 है, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बचेगा वो बच जाएगा 5 की पावर x माइनस 25/5 की पावर x बराबर 1/5 की पावर x। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 की पावर यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस 25/5 की पावर x
बराबर 1/5 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि 5 की पावर x 5 की पावर x तीनों दोनों नीचे, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमारा बचेगा 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x माइनस 25। ठीक है, माइनस 25 बराबर 1, इस तरीके से बच जाएगा। तो इसको अब हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x बराबर 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जब बेस जो है दोनों बराबर होता है तो हम जो पावर होता है या घात होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x बराबर 2 के हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 1 के निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा वो धनात्मक वैल्यू होगा सी पार्ट, x बराबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें x का मान ही निकालना था, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इस संख्या में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए, स्थानीय मान अगर हम 9 देखते हैं तो यहाँ पर है, तो 9 के बाद स्थानीय मान जब निकालते हैं तो इसके बाद जितने भी संख्या होता है 0 लगा देते हैं। तो 9 के बाद 3 संख्या तो 3 0, ये हो गया स्थानीय मान। और जातीय मान मतलब वही सेम संख्या हो जाती है, तो 9 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,991, जो कि ये डी पार्ट में दिया गया है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 9x प्लस 18 का हमें गुणनखंड करना है और उसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो देखिए, इसमें जो 9x दिया गया है इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, जिसको गुणा करने पर 18 आता है और अगर घटाएं या जोड़ें तो वो आ जाए 9। इस तरीके से हम 9x को तोड़ते हैं, इसमें बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ते हैं इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, अगर हम 6 और 3 लेते हैं तो 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, तो 6 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और -9 लाना हमें, तो माइनस दोनों में माइनस होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 कर देंगे। अब देखिए, इसको बीच वाला जो संख्या उसको जोड़े तो 6 3 9x आ रहा है, और 6 3 18 भी आ रहा है। गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इस पार्ट में हम जो है x² माइनस 6x में हम कॉमन करेंगे x, क्योंकि दोनों में x कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा x माइनस 6, और इन दोनों में पार्ट में हम कॉमन करेंगे 3, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6 यहाँ पर भी। फिर इन दोनों में से x माइनस 6 कॉमन है तो दोनों में ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा -3। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 6 x माइनस 3 अलग अलग ब्रैकेट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 6 x माइनस 3। तो आंसर x माइनस 6 x माइनस 3 हो जाएगा, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, 66 छात्र जो अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, तो परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या बताना कितना था। ठीक है, तो मानो कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल की संख्या अगर हम बात करेंगे तो 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हुए, तो 6% हुए। टोटल अगर हम बात करें तो ऊपर से 100% होते हैं, 100% लेंगे। 100% में 94% छात्र पास हो गए, 6% फेल हो गए, और 66 छात्र जो है फेल हुए, ये बता रहा है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 6% बराबर 66 के। तो यहाँ से हम अगर 1% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 1% कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कुल छात्रों की संख्या यानी कि 100%। तो 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 11 में हम 100 का गुणा कर देंगे, तभी तो 100% निकल के आएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 100 हो जाएगा। तो टोटल छात्र 1100 थे। इसमें जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। ये 110 जो दिया गया है, इसमें अगर यहाँ पे 0 लगा हुआ था और, तो ये जो है सही हो जाता। ठीक है, लेकिन इसका आंसर निकल आएगा, इस क्वेश्चन का 1100 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, मिस प्रिंट हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस यानी कि CP, विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस यानी कि SP। अब ये दिया गया कि 10 पुस्तकों का 10 ऑफ CP बराबर दिया गया 8 पुस्तकों के SP के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम बदल लेंगे रेशियो में। इसको हम किस में बदलेंगे, रेशियो में बदलेंगे, जिससे कि आसान हो जाएगा। तो रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8 को हम इधर लिखेंगे तो CP/8 हो जाएगा और SP बटे इधर हो जाएगा
10 इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10 आ जाएगा। यानी कि हम 4 रुपये के सामान खरीद रहे हैं, 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का हमें यहाँ पे लाभ हो रहा है। 1 रुपये का लाभ हो रहा है 4 रुपये पे, तो 4 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालना हमें, तो इस तरीके से 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से परसेंटेज कितना निकल के आएगा 25, तो 25% का लाभ होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट 25%। ठीक है, आंसर क्या होता है ए पार्ट 25%। इस क्वेश्चन में 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य और 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर अगर दिया है तो यहाँ पे हम यही लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 ऑफ CP बराबर 8 ऑफ SP, और इसके बाद यहाँ पे हम जो है रेशियो निकालेंगे, दोनों को इधर उधर करके गुणा भाग करके इस तरीके से निकालते हैं। अगर यहाँ CP की जगह 5 आता और SP की जगह 4 आता तो यहाँ पे हानि होता। ठीक है, क्योंकि 5 रुपये सामान खरीद रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये की हानि हो रहा है, तो यहाँ पे 1 रुपये की हानि हो रहा है। लेकिन हम 4 रुपये खरीद रहे हैं, 5 रुपये बेच रहे हैं, तो 1 रुपये लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज लाभ आएगा। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से दिया गया है कि यदि 15 दिनों के लिए 6 पुरुषों की मजदूरी 2400 है तो 11 दिनों के लिए 9 पुरुषों की मजदूरी क्या होगी। तो इसमें एक फार्मूला होता है M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। ठीक है, तो यहाँ से M1 है जो M1 है 6 पुरुष, यानी कि मैन, यहाँ पे मैन हो जाएगा, तो 6 पुरुष दिया गया है। और D1 माने डे, यानी कि दिनों की संख्या, तो 15 दिन दिया गया है, बटा मजदूरी उनका 2400 है, तो W1 हो जाएगा 2400। ठीक है, इस तरीके से M2 की बात करेंगे तो पुरुषों का दिया गया है 9, और D2 की बात करेंगे तो 11 दिन दिया गया, तो 11 से गुणा करेंगे, बटे W2 हमें ज्ञात करना है, मजदूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा W2 बराबर 9 गुणे 11 गुणे 2400 बटे 6 गुणे 15, ये आ जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व करेंगे, कटा पिटा होगा इसमें। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, और 2 से कटेगा तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 ठीक है, यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दो, 15 × 120, 800 आ गया, ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 गुणे 3 गुणे 800, तो 8 त्रिक 2400 ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80 आ जाएगा, 80, तो 240 आ जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे हम 240 गुणे 11 करेंगे तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 4 26, तो 2640 रुपये उसकी मजदूरी आ जाएगी। ठीक है, 2640 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि साधारण ब्याज पर रखी गई धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताना क्या लगा था। तो मान लेते हैं धनराशि P था, 25 वर्ष बाद इसका मिश्रधन जो हो गया वो 2P हो गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर 2P माइनस P बराबर P आ जाएगा। ठीक है, अब जो फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर PRT/100, तो इस पर हम लगा देंगे। तो साधारण ब्याज जो दिया गया वो P अभी निकाला, और P मूलधन है, R निकालना है, T दिया गया है 25 वर्ष, और बटे 100 कर देंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ से P से P कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर 4% मान आ जाएगा। ठीक है, दर कितना होगा, 4% होगा। इस तरीके से आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मातल समापवर्त यानी कि HCF दिया गया है 11 और उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM दिया गया है 686। अब निकालना है कि यदि एक संख्या 66 है, ठीक है, निकालना है कि एक संख्या अगर 66 है तो दूसरा संख्या हमें ज्ञात करना है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM गुणे HCF। ठीक है, A इंटू बी बराबर LCM गुणे HCF इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे। पहली संख्या मान लीजिए 66 है, दूसरी संख्या B निकालना है। LCM का मान दिया गया 686 इंटू HCF का मान 11 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से B बराबर हो जाएगा 686 इंटू 11/66। यहाँ से 11 से 6 कटेगा, 66 हो जाएगा, और 6 से इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 2 6 चौके 24। ठीक है, तो देखिए पूरा नहीं जा रहा है, 686 जो दिया गया है और ऑप्शन अगर देखें तो ये मैच नहीं खाएगा। ठीक है, इसका 114 पॉइंट करके कुछ आएगा दूसरी संख्या। अब यहाँ पे अगर देखें सॉल्यूशन जो दिया गया है हमें 686 की जगह 696 दिया है, तो ये मिस प्रिंट हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे 696 रखेंगे,
696 गुणे 11/66 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 3 छक्का 36 तो 116 इसका मान निकल के आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर 696 होगा तो 116 इसका मान होगा, और अगर 686 होगा तो 114 दशमलव कुछ होगा, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन मिस प्रिंट है। तो ये सवाल को हम, लेकिन इनका बेस याद रखिएगा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो फार्मूला याद रखिएगा, इसी से लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है, 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, तो 15 विद्यार्थियों का औसत अंक बात करना है, यानी कि 9 विद्यार्थी और टोटल 6 विद्यार्थी जोड़ के इनका औसत बताना है। तो 9 विद्यार्थियों का औसत अंक जो 25 है, इनका हम कुल अंक हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 9 विद्यार्थियों का कुल अंक, तो कुल अंक के लिए क्या करते हैं, 25 गुणे 9 कर देंगे तो 225 आ जाएगा। और 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, तो 80 गुणे 6 कर देंगे तो इनका कुल अंक निकल के आ जाएगा 480। ठीक है, अब इस तरीके से क्या करेंगे, हम इनको लेंगे जोड़, तो टोटल 15 विद्यार्थियों का टोटल अंक, तो 5 8 2 10 4 2 6 1 705 आएगा। तो अब इनका हमें औसत निकालना है 15 विद्यार्थियों का, तो 705 हमें पता ही होगा कुल अंक आया है 15 विद्यार्थियों का, तो यहाँ से 15 डिवाइड कर देंगे तो 15 चौके 60, 10 आया, 15 7 105, तो 47 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 47 इसका एवरेज आएगा जाएगा 15 विद्यार्थियों का, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को दिया गया है कुछ इस तरीके से, कूट भाषा में इसको लिखा गया है ये, और उसी कुछ भाषा में हमें बताना है कि टीडीएस का कुछ भाषा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम P से I जाते हैं, यहाँ P से I अगर हम जाते हैं तो +4 करते हैं, क्यों, क्योंकि P का मान 16 है। पहली बात तो इसमें हमें ये करना है कि इनको वर्णमाला क्रम में जो है क्या कर रहे हैं, क्रमानुसार व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, तभी इसका जो है वो मिल पाएगा कोड। तो अगर हम इसको वर्णमाला क्रम में क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ये आ जाएगा वर्णमाला क्रम में, इसमें पहला अक्षर ई आएगा। ठीक है, इसके बाद एफ आएगा, फिर आएगा ओ, फिर आएगा पी, फिर आएगा आर, फिर आएगा एस, फिर आएगा यू। इस तरीके से ये इनका वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित क्रम आएगा। अब यहाँ से हम ई से अगर हम आई जाते हैं तो +4 होता है। ठीक है, और अगर हम ई से एफ से बी जाते हैं तो -4 करते हैं। ठीक है, एफ से बी जाएंगे तो -4, ओ से एस जाएंगे तो फिर +4, और पी से एल जाएंगे तो -4, यानी कि अब यहाँ पे +4 -4 +4 -4 पूरा चलता चला आ रहा है। तो उसी प्रकार टीडीएस जो लिखा हुआ है इसको हम कूटबद्ध करते हैं। किस प्रकार, पहले हम इसको बनाते हैं वर्णमाला क्रम का में अक्षर, तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो डी पहले होगा, फिर ई होगा, फिर आई होगा, फिर ओ होगा, फिर एस होगा, फिर टी होगा, फिर यू होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि +4 -4 +4 -4 +4 -4 और +4 लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो डी में +4 करेंगे तो एच आ जाएगा, ई में -4 करेंगे तो ए आ जाएगा, आई में +4 करेंगे तो एम आ जाएगा, ओ में -4 करेंगे तो के आ जाएगा। ठीक है, एस में +4 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, टी में -4 करें तो पी आ जाएगा, यू में अगर हम +4 करते हैं, यू में अगर हम +4 करते हैं तो यू में +4 जब करेंगे तो ये आ जाएगा वाई। तो इस तरीके से HAMKWPY आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 काम करना है। पहले तो आप इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करिए, इसके बाद फिर जब आप कोड पर इसको करेंगे तब कोड निकल के आएगा +4 -4 का, तो वहाँ से फिर दूसरे में यही अप्लाई करेंगे और इस तरीके से इसका आंसर निकाल के लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसमें लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 से 6 जाएंगे तो +4 होगा, फिर 6 से फिर यहाँ पे +4 होगा, 10 जाएंगे, और 10 से जब 17 जाते हैं तो +7 होता है, और 17 से जब 52 हम जाते हैं तो +35 होता है। ठीक है, और इसके बाद 52 से जब 94 जाते हैं तो यहाँ पे निकल के आता है +42, जब 42 जोड़ेंगे 52 में तब जाकर निकल के आएगा 94। आगे क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद आगे 861 है। तो अब देखिए यहाँ से हमें इतने में ही सीरीज में ढूंढना है कि इसमें क्या कोड अप्लाई किया गया है। अब इसके बाद इसमें एक और सीरीज लगाएंगे, 4 से 4 कैसे जाएंगे तो यहाँ पे गुणे 1 करेंगे, 4 एकम 4। ठीक है, इसी तरीके से जब 4 से हम 7 जाएंगे तो इसमें +3 करेंगे,
तो 4 3 7 हो जाएगा। फिर 7 से जब हम 35 डाल जाते हैं तो इसमें गुणा 5 करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाता है। और 35 से जब हम 42 जाते हैं तो ये होता है इसमें प्लस 7 करेंगे, ठीक है। तो 37 35 7 42 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें समझ में आए, तो यहाँ पे चल रहा है 1357, यानी कि विषम संख्या इसके नीचे चल रहा है, वो भी पहला गुणा हो रहा है दूसरा जोड़ रहा है, पहला गुणा हो रहा है दूसरा जुड़ रहा है, फिर तीसरा गुणा हो रहा है, फिर पहला चौथा जुड़ रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो यानी कि 1 3 5 7 चल रहा है, तो आगे जो क्रम होगा, आगे क्रम में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, वो भी 9 का गुणा होगा। तो 42 में जब 9 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 378, जो कि प्लस होगा। और 378 जब प्लस होगा तो इसको हम किस में प्लस करेंगे, इसमें हम 94 में प्लस करेंगे। तो 94 प्लस 378 जब करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 8 4 12, 7 और 9 7 16 1 17 और 3 1 4 472 निकल के आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए बी पार्ट 472। आगे इसको हम अगर देखते हैं, इस यही रूल अपनाते हैं, तो 378 में हम 9 प्लस 11 जोड़ते हैं, ठीक है। तो 378 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो 389 हो जाएगा, 389। अब 472 में अगर हम 389 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो 9 2 11 8 7 15 16 4 3 7 1 8, तो 861 आ जाता है, जो कि अगली सीरीज संख्या दर्शा रही है। तो ये सीरीज क्रम इसमें जो है अप्लाई होता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 472 होगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब अगला हमें बताना क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या यहाँ पर आएगा। तो देखिए, अगर हम देखते हैं जी से डी जाते हैं, जी से जब डी जाएंगे तो -3 करेंगे, ठीक है। जी का मान होता है 7, डी का मान होता है 4, तो -3 करेंगे। फिर डी से डब्ल्यू जब जाएंगे, तो डी से डब्ल्यू जब जाते हैं तो देखिए डी का मान होता है 4, डब्ल्यू का मान होता है 23, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 23 और 4 27, यानी कि डी और डब्ल्यू क्या आ जाएंगे, एक दूसरे की विपरीत अक्षर हैं, ठीक है। जिनका जोड़ने पर 27 माना जाता है वो क्या हो जाते हैं, वो विपरीत हो जाते हैं अक्षर। इसके बाद फिर डब्ल्यू से टी जाएंगे तो यहाँ पर फिर -3 होगा, ठीक है। 23 और यहाँ पे 20 होता है। फिर टी से जी जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए 20 और 7 27 हो गया, तो यहाँ पे विपरीत। यानी बात समझ में आई कि पहले वाले अक्षर में -3 किया गया, फिर विपरीत अक्षर लिखा गया, फिर -3 किया गया, फिर विपरीत अक्षर लिखा गया। अब विपरीत से फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, तो जी का मान 7 है, 7 में जब हम 3 घटाएंगे तो डी आएगा 4 आएगा। तो पहला संख्या जो आएगा वो डी आ जाएगा। और डी देखिए पहला अक्षर किसी ने नहीं लिखा है, तो इसे ही आप क्रॉस चेक करके जो है आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे अगर करना है, मान लीजिए डी 2 ऑप्शन में दिया होता तो हम अगला वाला स्टेप लेते हैं। और अगला वाला स्टेप है के से जब हम एन जाएंगे तो यहाँ पर हम +3 करेंगे, ठीक है। और एन से क्यू तो भी यहाँ पर +3, क्यू से टी तब भी +3, और टी से डब्ल्यू तभी +3 आ रहा है। तो यहाँ पे डब्ल्यू से हम +3 करेंगे तो 23 3 26, और 26 का मान होता है जेड, तो डी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मान करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पैटर्न हमें निकालना है और इसमें बताना है कि कौन सा पैटर्न जो है इसमें फॉलो करता है। देखिए 64 160 175 दिया गया, इधर 14 18 17 16 20 दिया गया, यानी कि इन दोनों में से कोई गुणा भाग किया गया है, जो कि इतने बड़े बड़े भारी भारी संख्या ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इसी में अप्लाई करवाएंगे। तो 14 और 16 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 16 × 1 × 4, तो 16 × 16 चौके 64 आ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से फिर इसी यही अप्लाई करते हैं, तो 20 × 1 × 8 करते हैं, तो 20 × 20 8 160, ये भी आ गया। यानी कि दोनों अप्लाई हुए, तो हम तीसरे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x मान लेते हैं, x × 1 × 7 बराबर 175 होगा। तो यहाँ से हम इसको हम कर देंगे डिवाइड 175/7, तो 7 दूनी 14, 3 7 में 35, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 × 1 × 7 जब करेंगे तो 175 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 बच्चों की पंक्ति दिया गया है और उसमें आरजू का स्थान दाहिनी ओर से 3 स्थान परिवर्तित किया गया, दाहिनी ओर 3 स्थान परिवर्तित किया गया, तो वो दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर आ जाता है। अब वो पहले पंक्ति के बाएं सिरे के कौन से स्थान पर रहा होगा, ठीक है। तो 3 स्थान उसका जब परिवर्तन किया गया दाहिनी ओर से, तो तब क्या हो गया कि वो दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर आ गया। तब आरजू को दाहिनी तरफ से 3 स्थान और आगे परिवर्तित किया गया। इस प्रकार दाएं से अब
आरजू का स्थान 8वां और बाएं से भी स्थान क्या होगा 8वां, क्योंकि बच्चों की संख्या टोटल 15 ही है। तो 15 के बीच में 8वां स्थान इधर से भी 8वां स्थान इधर से होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे आरजू का बाएं, पहले से बाएं तरफ से अगर स्थान निकालेंगे, क्योंकि पंक्ति के बाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा पहले पर, तो वो हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5वां स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार रेखा वर्ग से संबंधित है, वर्ग में से स्क्वायर, उसी प्रकार चाप जो होता है वो किससे संबंधित। तो रेखा से हम वर्ग बनाते हैं, तो उसी प्रकार हम चाप से क्या वृत्त बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, वृत्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना कि अगर डी को गुणा माना जाए, ई को भाग माना जाए, सी को प्लस माना जाए, ए को माइनस माना जाए, तो इसमें बताना इसको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं 16 सी है, सी को प्लस माना गया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर है 24 ई, तो ई को भाग माना गया तो भाग लगा देंगे। फिर 8 है, ए को माइनस हो जाएगा यहाँ पे। फिर 6 है, ई को भाग माना गया तो भाग हो जाएगा। फिर ई के बाद 6 ई 2, ठीक है। फिर डी है यानी कि गुणा है, फिर इसके बाद 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले भाग को हम सॉल्व करेंगे, 8 - 3 = 24, तो यहाँ पे 16 + 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। तो 16 × 3 = 19, -3 × 3 = 9, और 19 - 9 जाएगा तो यहाँ पे 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 - 9 इसका 10 आंसर राइट हो जाएगा। इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। भाग, गुणा, जोड़, घटाव इस तरीके से किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से बताना कि किन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो सीमेंट की अगर हम बात करें तो CEMENT, ठीक है। 2 बार ई है, 2 बार ई यहाँ पर भी है। प्रेडिक्ट की बात करें तो ये भी है, PREDIC, और इसके बाद टी, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। टेंट की अगर हम बात करें तो देखिए TENT, लेकिन टी एक ही बार आया है, यहाँ पे टी जो है 2 बार आया है, तो ये अक्षर नहीं बन सकता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि टेंट को हम बना नहीं सकते उसके अक्षर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजेश दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर हम चलाते हैं। राजेश को मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से 30 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर सीधे 30 मीटर चलता है। तो दाएं यहाँ से अगर दक्षिण दिशा में देखेंगे आप अपने आप को रखकर, दाएं इधर होगा पश्चिम दिशा। अब यहाँ से फिर ये 30 मीटर चला दाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ने पर ये फिर दक्षिण दिशा में हो जाएगा, और ये 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा, फिर 30 मीटर चलता है, तब ये पूरब दिशा में जाएगा 30 मीटर ये, ठीक है। तो चलता है। अब शुरुआती बिंदु से राजेश अब कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें ये दूरी बताना है, ए से लेकर सी तक दूरी बताना। तो 30 तो यहाँ तो बी तक चला था, बी से सी की दूरी कितनी है, तो चूंकि ये 90 डिग्री कोण चलता है तो यहाँ पे 20 मीटर ये भी हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30 - 20 = 50 मीटर। तो 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 50 मीटर दूरी अपने प्रारंभिक बिंदु से है। अगला क्वेश्चन में बताना है कि इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाने हैं, तो 120वां क्वेश्चन है। अब इसमें जो दिया गया व्यंजक है, इसमें देखिए 5.32 5.32 दोनों में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। 5.32 कॉमन हो जाएगा, ऊपर बचेगा 56 + 54। नीचे जो दिया गया है ये a² - b² का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.66 + 2.34, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7.66 - 2.34, और इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर अगर हम जोड़ेंगे तो 5.32 गुणे 56 और 54 को हम जोड़ते हैं तो ये होता है 110, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर हम जोड़ते हैं 7 2 9, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 7 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 5.32। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए गुणे में है तो 5.32 कैंसिल हो जाएगा, 10 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आप बाकी आंसर इसमें बचेगा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन का, ठीक है। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मान निकाला जाता है। तो ये था वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। और कैसा लगा प्रैक्टिस सेट पूरा देखने के बाद, तो आप लोग जरूर कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।